हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग बड़े ही अच्छे होंगे और बड़े ही प्यार से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है हमारा डे नंबर 24 और आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है ना, कल हमने इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस हमारे आसपास कितने हैं, क्यों जरूरी है वाटर रिसोर्सेस पढ़ना। हमारे पूर्वजों ने कहा है, यत्र जलम तत्र जीवनम, यत्र ना जलम तत्र मृत्यु। मीन्स जहां जल है वहीं जीवन है, जहां जल नहीं है वहां जीवन नहीं है। सो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माइंड इंस्पायर फिजिक्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर रिसोर्सेस एंड डैम्स। आल्सो वी डिस्कस अबाउट द कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस which is present in nature. So let me start today topic, what is water resources. water resources क्या है। और एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो रिवीजन ट्रैक आपका चल रहा है 60 डेज का, इस रिवीजन ट्रैक का बड़े ही अच्छे से बेनिफिट उठाओ और प्रॉपर वे पे चीज़ों को कन्वे करो, प्रॉपर वे पे आप चीज़ों को रिवाइज करो ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा रिजल्ट ला सको। यहाँ पर मेरी कोशिश ये है कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइड करा सकूं और बेस्ट से बेस्ट तरीके से आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कराऊं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज हमारा बायो का लास्ट लेक्चर होगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट द केमिस्ट्री टॉपिक। आगे हम केमिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे। सो लेट बी स्टार्ट। व्हाट इज वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेस क्या है। वाटर रिसोर्सेस नेचुरल रिसोर्सेस हैं बट लिमिटेड है। कैसे हैं बेटा, लिमिटेड है। और ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। सो टुडे फर्स्ट टॉपिक इज वाटर रिसोर्सेस। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वाटर के जो रिसोर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो वाटर रिसोर्सेस क्या है, वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स बट इट इज अ लिमिटेड। क्या है बेटा, वाटर इज ए नेचुरल रिसोर्स बट इट इज लिमिटेड। लेकिन कैसा है बेटा, लिमिटेड है। पर कौन सा पानी हमारे लिए लिमिटेड है, कौन सा वाटर हमारे लिए लिमिटेड है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि पृथ्वी का ज्यादातर भाग पानी से घिरा हुआ है। तो जो हमारे यूज लाइक वाटर है ना बेटा, वो लिमिटेड है। अब इसका हम यूज कहां पर करते हैं, क्या यूजेस आते हैं। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो आप अपने डेली लाइफ में करते हो, यानी कि ड्रिंकिंग ऑफ वाटर। यूजेस क्या क्या यूजेस हैं। पहला ही यूज है बेटा ड्रिंकिंग, पीने के लिए मुझे पानी चाहिए। देन एग्रीकल्चर, अगर पानी के रिसोर्सेस कम हैं तो हम खेती बाड़ी भी नहीं कर पाएंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, शपथ लो कि आप पानी को बचाओगे। देन नंबर थर्ड इज इंडस्ट्री और नंबर 4 हाइड्रो पावर प्लांट। तो दीज आर द यूजेस ऑफ वाटर इन अवर डेली लाइफ। अगर वाटर नहीं होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उस प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस करते हैं। कि मैंने पहले ही बताया, हम यहां पर किस बारे में डिस्कस कर रहे हैं, हम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो क्लास 10th साइंस का रिवीजन ट्रैक फॉलो कर रहे हैं इन 60 डेज। प्रॉब्लम्स क्या है, वाटर स्कैटरिंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वाटर स्कैटरिंग, देन अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन of water,
एंड बेटा ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। जो हमारे आसपास ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो पानी जमीन के नीचे से निकलता है, उसका ओवर यूज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। अगर ये सारी चीजें हैं तो हम इसको सेव कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमने एक चीज बनाई जिसका नाम था कंजर्वेशन ऑफ वाटर। वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है? तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर का सबसे मेथड की अगर बात करें, इन विच मेथड वी कैन कंट्रोल द वाटर प्रॉब्लम। नंबर फर्स्ट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है बेटा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और आप किस तरीके से पानी को सेव कर सकते हो? तो वाटर सीड मैनेजमेंट। किससे बेटा? सेकेंड तरीका है कंजर्वेशन ऑफ वाटर का, वाटर सीड मैनेजमेंट। और क्या तरीके हो सकते हैं, उन तरीकों पे भी डिस्कस करना जरूरी है। प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। क्या है बेटा? प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन। जो भी वाटर पॉल्यूशन है, अगर उसको कम किया जा सके तो भी हम वाटर को सेव कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इफिशिएंट इरिगेशन। अगर इरिगेशन इफिशिएंट हो तो भी वाटर कंजर्वेशन किया जा सकता है। तो दीज आर द मेथड टू सेव द वाटर। अब इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है? तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो हमारे सिलेबस का मेन पॉइंट है, जिसको हमें अपने सिलेबस पे डिस्कस करना। तो अभी क्या था? व्हाट इज वाटर रिसोर्सेज? वाटर इज अ नेचुरल रिसोर्स बट इट इज लिमिटेड। अगर यूजेस की बात करें तो ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हाइड्रो पावर प्लांट। अगर प्रॉब्लम्स की बात करें तो वाटर स्कैटरी, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, ओवर यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर में अगर मेथड की बात करें तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर सीड मैनेजमेंट, प्रिवेंटिंग वाटर पॉल्यूशन एंड इफिशिएंट इरिगेशन। क्लियर है यहां तक? अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, रेन वाटर। तो अगला टॉपिक मैंने क्या बताया? अगले टॉपिक का नाम क्या बताया? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगले टॉपिक का नाम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मीन्स क्या है? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। रेन वाटर का कलेक्शन करना, रेन वाटर का स्टोरेज करना ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो क्या है अगला टॉपिक हमारा? अगला टॉपिक है बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मीन्स हाउ कैन वी सेव द रेन वाटर। तो ये क्या था बेटा? इज द कलेक्शन, इज द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर, इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर। जो कलेक्शन है और स्टोरेज है रेन वाटर का, उसको कहते हैं बेटा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या एडवांटेज है इसके? अगर एडवांटेज की बात करें, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग? क्या एडवांटेज होंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के? तो अगर एडवांटेज की बात करें तो रिचार्ज ग्राउंड वाटर। क्या करता है ये? सबसे बड़ा जिसका एडवांटेज है
वो जो है ये रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को, रिचार्ज ग्राउंड वाटर। दूसरा जो मेन है ये करता है रिड्यूस फ्लोडिंग। किसको रिड्यूस करता है? फ्लोडिंग को या फ्लडिंग को रिड्यूस करता है। क्यों? क्योंकि हम जितना पानी है बारिश का उसको हम कलेक्ट कर लेंगे तो ये ग्राउंड्स में जाएगा ही नहीं, तो फ्लडिंग भी नहीं होगा। इंश्योर करता है ये, क्या इंश्योर करता है? वाटर की एबिलिटी को, कि वाटर हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है, यानी कि वाटर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है। इस चीज को भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम सिक्योर कर सकते हैं। अगर ये सारी चीजें हैं तो हमने रेन वाटर को स्टोर करने के लिए एक नई चीज बनाई जिसका नाम है डैम्स मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। क्या है बेटा? डैम्स होते क्या है? ये मल्टीपर्पज के लिए यूज होते हैं, इसलिए इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डैम मोस्टली यूज टू कलेक्ट द रिवर वाटर, रिवर वाटर को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। डैम स्टोर रिवर वाटर एंड आर यूज फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ETC। क्या है बेटा ये डैम्स? क्या करते हैं ये डैम्स? स्टोर किस पानी को स्टोर करते हैं ये? तो ये रिवर वाटर को स्टोर करते हैं। जो नदियां होती हैं वहीं पर डैम बनते हैं, आपने देखा है। तो डैम्स स्टोर रिवर वाटर। क्या करते हैं ये? रिवर वाटर को स्टोर करते हैं एंड यूज्ड फॉर। किन किन चीजों में डैम का जो वाटर है वो यूज होता है? तो पहला है बेटा इरिगेशन। कहां पर यूज होता है? इरिगेशन में यूज होता है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी रेन वाटर का हम यूज करते हैं। और कहां पर यूज करते हैं? क्या और कहीं पर है? हाँ, जो बाढ़ आने वाली है यानी कि जो फ्लड है उसको भी कंट्रोल करने के लिए हम डैम्स का यूज कर लेते हैं। दूसरा, शहरों में ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर वी आल्सो यूज द डैम। अगर ऐसा सब कुछ करते हैं तो कहां कहां पर डैम हैं? अगर कुछ एग्जाम्पल जिन डैम्स के बारे में आप जानते हो, दो मैं लिख रहा हूं, बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। नंबर पहला भाखड़ा, नागल डैम। इसके अलावा कोई दूसरा डैम है, उसका नाम है बेटा हीराकुंड डैम। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी SST की स्टडी का यूज करते हुए मुझे कमेंट सेक्शन में इन दोनों डैम्स की लोकेशन बतानी है कि ये दोनों डैम्स कहां पर हैं। एक्चुअली में कहां पर ये दोनों डैम्स स्टेबल हैं, किन नदियों पे स्टेबल हैं और किस जगह पे हैं। अगर डैम्स इतने ही यूजफुल हैं तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डैम? डैम का क्या एडवांटेज है और डैम का क्या डिसएडवांटेज है हमारी लाइफ में? तो हम बात करते हैं बेटा एडवांटेज ऑफ डैम की।
एडवांटेज ऑफ डैम। डैम के क्या एडवांटेज हैं, बड़े ही अच्छे से छोटे से ब्लॉक में देखो क्या है बेटा। कंट्रोल फ्लड, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि फ्लड्स को कंट्रोल करता है। दूसरा, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, हमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी भी मिल जाती है बाय यूजिंग ऑफ वाटर टरबाइन। और क्या है बेटा, एग्रीकल्चर में भी डैम बड़े ही यूजफुल है। एग्रीकल्चर, इससे मध्य प्रदेश सरकार ने एक काम किया हुआ है, पहले से किया हुआ था पर मेरी जानकारी में अभी आया। एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर एक गांव में नहर निकाल दी है छोटी छोटी, जिससे वहां पर धान की खेती भी अच्छे से हो सके और लोग उसका यूज कर सके। अगर एडवांटेज की बात है, किसी चीज के एडवांटेज होते हैं बेटा, तो डिसएडवांटेज कंपलसरी है कि कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ डैम? अगर डिसएडवांटेज की बात करें, सबसे पहला है बेटा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल। क्या है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ, जो हमारे आसपास लोग रह रहे हैं उनका डिस्प्लेसमेंट। और क्या चीजें हैं? दूसरा है बेटा इकोलॉजिकल इनबैलेंस। इकोलॉजिकल इनबैलेंस, दीज आर द डिसएडवांटेज ऑफ एनी डैम। तो अभी माह क्या चल रहा है सर? माह है दिसंबर, और दिसंबर माह पे क्या मांग रहा है हमसे दिसंबर? दिसंबर मांग रहा है हिसाब जनवरी में किए वादों का। दिसंबर, क्योंकि हम हर साल जनवरी में कुछ ना कुछ अपने लिए ले लेते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, तो ये जो दिसंबर है ये मांग रहा है हिसाब जनवरी में किए वादों का। हम उन्हीं वादों का बोझ लिए हुए फिर से जनवरी की ओर देखते हैं। हम उन्हीं वादों का बोझ लिए हुए फिर से जनवरी की ओर देखते हैं। तो व्हाट इज द डैम? डैम आर स्टोर रिवर वाटर एंड यूज्ड फॉर इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। एडवांटेज की अगर बात करें तो कंट्रोल द फ्लड्स, प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड एग्रीकल्चर। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल, इकोलॉजिकल इनबैलेंस। दीज आर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डैम। क्लियर है यहां तक बेटा? आई एम डैम श्योर अबाउट द promise that you had been given by yourself on last year January 2025, और वो आज तक पूरा नहीं होगा। आपने कुछ खुद से प्रॉमिस किया होगा कि मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, पर आज तक नहीं कर पाए होगे। क्यों? ह्यूमन साइकोलॉजी, हम में से कुछ एक दो लोग होते हैं जो कर पाते हैं, बाकी सब नहीं कर पाते हैं। अब ये जो नेचर है ना हमारा, ये नेचर हमें दो तरीके के एनर्जी रिसोर्सेस देता है। एक एनर्जी रिसोर्स है कन्वेंशनल, और एक है नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल क्या है? जो हमें लॉन्ग टाइम पर यूज कर सके। और नॉन कन्वेंशनल क्या है? इनका भी यूज हम लॉन्ग टाइम पे कर सकते हैं, बट बार बार रिसाइकिल करके भी हम इनका यूज कर सकते हैं। तो आते हैं बेटा एनर्जी रिसोर्सेस पे। क्या है अगला टॉपिक? जैसे ही आप इससे समझ गए होंगे कि सर ने एनर्जी का नाम लिया, तो अगला टॉपिक ही होगा एनर्जी से रिलेटेड। उस टॉपिक का नाम है एनर्जी रिसोर्सेस। क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों, भाइयों? एनर्जी रिसोर्सेस। अब एनर्जी रिसोर्सेस की अगर बात कर रहे हैं हम, तो ये बेटा दो टाइप के होते हैं। पहले का नाम है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस।
आज पता नहीं दिल शायराना सा हो रहा है, पर क्या करें, हम शायर तो नहीं। यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस कैसे बेटा? एक ऐसा रिसोर्सेस जिसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कोल, पेट्रोलियम, और क्या है, नेचुरल गैसेस। पर इस रिसोर्सेस के साथ एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये नॉन रिन्यूएबल होते हैं, पॉल्यूशन का कॉज होते हैं। तो अगर इनके डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज हैं इसके? ये तो ऐसी है जैसे वो बेवफा हुआ करती थी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस। दूसरा, कॉज ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का सबसे बड़ा कॉज होते हैं ये। तो इन्हीं को दूर करने के लिए हमने क्या किया, नेचर से उसकी बेसिक चीज़ों को लेते हुए एक रिसोर्स बनाया जिसका नाम था नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेस या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस क्या होते हैं? एक ऐसे रिसोर्सेस जिनका हम यूज रेगुलर कर सके, यानी कि ये रिन्यूएबल भी होते हैं और इको फ्रेंडली होते हैं। सबसे बड़ी बात, कैसे होते हैं? नेचर के बड़े अच्छे दोस्त होते हैं, यानी कि इको फ्रेंडली होते हैं। अब भैया अगर इको फ्रेंडली हैं और इतने ही खास हैं तो इनके कुछ ना कुछ तो नाम होते होंगे साहब। तो पहला ही नाम है जिसका नाम है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी यानी कि ऐसी लाइट, ऐसी ऊर्जा जो हमें सूरज से मिल जाए, यानी कि फ्री में मिल जाए। तो यहां पर क्या यूज है? सबसे अच्छा यूज हम करते हैं सनलाइट में। सोलर पैनल हमने लगा दिए अपनी छत पे और हमने सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी बना ली। सनलाइट का यूज करके हमने क्या बना लिया बेटा? इलेक्ट्रिसिटी बना ली। और ये कैसा रिसोर्स है? ये रिन्यूएबल रिसोर्स है। सबसे बड़ी बात यहां पर क्या है? पॉल्यूशन फ्री है, किसी भी तरीके का कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है। अरे साहब अगर इतना ही इंपॉर्टेंट था तो इसके बाद और भी चीजें इस नेचर में मिलती हैं। जैसे दूसरी की अगर बात करें, उसका नाम है विंड एनर्जी। क्योंकि प्रकाश के साथ साथ ये नेचर हमें हवा भी देता है साहब। तो विंड एनर्जी का यूज क्या है? विंड एनर्जी कैसे यूज आती है? तो विंड एनर्जी है यूज फॉर विंड मिल्स। कहाँ यूज कर सकते हैं? तो यूज्ड फॉर विंड टरबाइन। ये भी देखो लाइट बनाने के ही काम आ गई। और अगर तीसरी एनर्जी का बात करें तो जिसके बारे में हम डैम पहले ही बना चुके हैं, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट। और अगर चौथी एनर्जी की बात करें तो आपने सबने अपनी लाइफ में एक बार नाम सुना होगा जिसका नाम है बायोगैस। और बायोगैस के बाद
पांचवी एनर्जी है जिसका नाम है थर्मल। अब थर्मल एनर्जी क्या है? इसको थर्मल पावर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? थर्मल पावर के नाम से भी जानते हैं। इसका जो वेस्ट निकलता है वो वेस्ट बड़ा ही खतरनाक होता है। इसका काम क्या है? प्रोड्यूस हाई एनर्जी। क्या करती है मेरे बच्चों? तुझे हाई एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, पर जो इसका वेस्ट होता है वो बड़ा ही रिस्की वेस्ट होता है। ठीक है, तो ये था हमारा एंड ऑफ, नॉट एंड, हाँ कह सकते हो एंड ऑफ द बायो सिलेबस। यहां से बायो सिलेबस का खात्मा होता है और अब पढ़ेंगे हम केमिस्ट्री ऑन योर नेक्स्ट लेक्चर। सो बच्चों, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन, यू हैव कंप्लीटेड योर डे 24। और अभी तक आपने फिजिक्स पूरी पढ़ ली, आपने बायो पूरी पढ़ ली, वो भी 24 दिनों के अंदर। अब आपको पढ़ना है केमिस्ट्री, जो हमारे नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगी। सो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज कमेंट on any topic that you faced out. Also like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys. Thank you for joining me.